हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक चैप्टर है सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इसके कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। इन पॉइंट्स को जब आप याद कर लेंगे तो एमसीक्यू क्वेश्चंस को करने में बहुत सहूलियत हो जाएगी, आसानी से आप कर पाएंगे। तो देखते हैं, ये चैप्टर है सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इसमें है कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन्स। अब ये कोऑर्डिनेट प्लेन्स क्या होते हैं? देखिए, तीन प्लेन आपने लिए, एक प्लेन इस तरीके से ले लिया और एक प्लेन इस तरीके से लिया और एक हॉरिजॉन्टल लिया, ऐसे जैसे समझिए। एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन इस तरीके से ले रहे हैं, एक सामने से। जब ये तीन प्लेन लेते हैं तो इसमें इंटरसेक्शन से थ्री लाइंस जनरेट होती है। जैसे जिस प्लेन पर हम खड़े हुए हैं, एक प्लेन ये हुआ, एक हमारे राइट में है, एक हमारे पीछे है। तो जिस पर खड़े हुए हैं और जो राइट में है, अगर इनके इंटरसेक्शन से देखा जाए तो एक लाइन बनेगी जिसे हम जनरली एक्स एक्सिस कहते हैं। जिस पर हम खड़े हुए प्लेन पर एक पीछे प्लेन है, इनके दोनों के इंटरसेक्शन से एक लाइन बनेगी जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। एक राइट का प्लेन है और एक पीछे का, इन दोनों को जेड एक्सिस इनके इंटरसेक्शन से बन जाएगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो थ्री प्लेन्स हैं हमारे पास और थ्री लाइंस जनरेट होती हैं। इन्हें कोऑर्डिनेट प्लेन्स और कोऑर्डिनेट एक्सिसेस कहा जाता है और ये स्पेस में ऑक्टेंट बनाते हैं, 8 हिस्से में बांट देते हैं। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसको हमने ऐसे काटा, इस तरीके से काटा तो चार हिस्से हो जाएंगे, चार फांक निकलती है। जैसे कि वर्टिकली ऐसे कट किया, ऐसे कट किया और एक हॉरिजॉन्टल ऐसे कट कर दिया, तो ये 8 हिस्से हो जाएंगे जिन्हें हम ऑक्टेंट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ए सिस्टम ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस एक्स डैश ओ एक्स, वाई डैश ओ वाई एंड जेड डैश ओ जेड इज कॉल्ड at right angle handed system of three dimensional rectangular coordinate axes. These lines are called x axis, y axis and z axis respectively. The point O is called the origin. The coordinate planes x o y, अब देखिए यहाँ पर x o y जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पिंक कलर से x o y, y o z ये आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर से y o z यहाँ पर देख रहे हैं, एंड जेड ओ एक्स जो येलो कलर से है आर कॉल्ड एक्स वाई प्लेन, यानी इसको एक्स वाई प्लेन कहते हैं जो पिंक से है, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये एक्स वाई प्लेन हो जाएगा। वाई जेड प्लेन जिसमें वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होगी आपकी, यानी ब्लू वाला, ये कौन सा कहलाएगा? वाई जेड प्लेन, जिसमें जेड और एक्स है, ये आपका क्या कहलाएगा? जेड एक्स प्लेन रिस्पेक्टिवली। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि तीन लाइनें हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक ओरिजिन है और थ्री प्लेन्स है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब ये जो आपने 8 देखे, ये यहाँ पर जो सिस्टम बन रहे हैं, इसमें एक तो पॉजिटिव है, यानी जो ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड, एक ओ एक्स लाइन आ रही है आपकी यहाँ पर देखा जाए, ये ओ एक्स है, ये आपकी ओ वाई और ये आपकी ओ जेड, ये तीनों पॉजिटिव है। तो ये सेक्शन जो होगा फ्रंट का दिख रहा है आपका, जिसमें तीनों पॉजिटिव है, ओ एक्स, ओ तो ओरिजिन है, ओ तो लिया ही जाएगा आपका ये, तो ओ एक्स वाई जेड ये तीनों पॉजिटिव आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो ये पॉजिटिव सेक्शन हो जाएगा आपका। फिर हम लेते हैं आपका ओ एक्स वाई डैश जेड। ध्यान दीजिएगा, वाई डैश किधर जाएगा? जब वाई इधर है तो डैश इसके पीछे चला जाएगा, बैक साइड में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखें आपका x तो पॉजिटिव है, x ये पॉजिटिव बना हुआ है, y जो कि पीछे आ गए हैं आप, तो ये y निगेटिव हो गया, डैश पे लिया हुआ है, और z ऊपर की तरफ है तो ये फिर पॉजिटिव हो गया। यानी कौन सा सेक्शन हुआ देखा जाए 8 में से? तो ये फ्रंट वाला है, तो ये इसके बैक वाला हो जाएगा, जहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि पिंक ये भी आएगा, येलो आएगा और ये आपका ब्लू आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो भी ऑक्टेंट लेना है उसके हिसाब से ओ एक्स वाई और जेड डैश लिया। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, याद करने का तरीका क्या है कि ये दो डैश लगे हुए हैं वाई और जेड में, तो ये दोनों निगेटिव हो गए। इसमें जेड एक्सिस निगेटिवली है तो ये जेड वाला निगेटिव हो जाएगा। जो निगेटिव लेंगे वहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा वो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीन कोऑर्डिनेट होंगे, तीनों प्लस भी हो सकते हैं, जैसा कि फर्स्ट ऑक्टेंट में है, 2 प्लस हो सकते हैं, 1 माइनस। अब 2 प्लस 1 माइनस में कौन सा माइनस होगा? जैसे आपने एक्स डैश लिया एक्सिस तो एक्स वाला निगेटिव हो जाएगा, वाई डैश लिया निगेटिव, यानी वाई डैश लिया तो वाई वाला निगेटिव हो जाएगा। ये आपको देखना होगा कि आप कौन सा ऑक्टेंट ले रहे हैं और उसकी एक्सिस किस डायरेक्शन में जा रही है। जैसे सबसे लास्ट में है ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, तो तीनों निगेटिव हो जाएंगे, बिल्कुल नीचे की तरफ का होगा जा करके आपका, ठीक। तो आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया होगा कि द थ्री कोऑर्डिनेट्स प्लेन्स नॉर्मली एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू 8 पार्ट्स। कितने पार्ट होंगे? 8, called the octants, and to which
ऑक्टेंट द पॉइंट P बिलोंग्स इज डिटरमाइंड बाय द साइन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, यानी ये पॉइंट किस ऑक्टेंट में बिलोंग कर रहा है ये इसके कोऑर्डिनेट के साइन से पता लग जाता है। सी द टेबल गिवन बिलो, द ऑक्टेंट OXYZ इन विच द 3 कोऑर्डिनेट्स आर ऑल पॉजिटिव इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑक्टेंट, यानी फर्स्ट ऑक्टेंट में तीनों पॉजिटिव रहेंगे। फॉलोइंग टेबल शोज द साइंस इन 8 ऑक्टेंट्स, यानी जो 8 हैं वो इसमें आपको दिखाए जा रहे हैं। देखिए 8 बने हुए हैं, राइट, तो इन्हें आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए, चेंज और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। अब देखिए इसमें ये बताया जा रहा है, ध्यान देंगे, अब हम आपको ऑक्टेंट बना के दिखाएंगे इसमें। जैसे कि हम यहाँ पर ले रहे हैं x, ये O, ये y, एक्सिस ले लीजिए, पॉजिटिव ले रहे हैं यहाँ पर, और ये आपके पास हो गया z, राइट। अब मान लीजिए यहाँ पर आपके पास 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट हैं आपके x1, y1 और z1, और एक आपके पास यहाँ पर पॉइंट है Q और जिसके कोऑर्डिनेट आप लिख रहे हैं x2, y2 और z2। अब सपोज़ ये करना है आपको कि ये ओरिजिन, यानी यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये ओरिजिन यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, यानी कुल मिला करके अब ओरिजिन यहाँ पर आ जाए आपका, राइट। यहाँ जैसे हमने ये रेड कलर का लिया आपका, ये O शिफ्ट होकर के यहाँ पर आ गया। तो अब कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो जाएंगे, न्यू कोऑर्डिनेट, यानी अब ये x1 नहीं रह जाएगा, अब ये 0 हो गया, क्योंकि आपने जो है शिफ्ट कर दिया। क्या किया, सपोज वी शिफ्ट द ओरिजिन फ्रॉम O टू द पॉइंट P, यहाँ पर ओरिजिन को O से P पर पहुँचा दिया, ऐसे लिखा मैंने O ही है, लेकिन ये O और P सेम हो गए आपके, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी चेंज आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, x1 0 बन गया, y1 0 बन गया, तो x1 0 कैसे बना, यानी x1 में से x1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 0 हो गया। नए कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 0 आ गए, देखिए ध्यान से, 0 0 0 न्यू कोऑर्डिनेट, यानी x1 में से x1 सब्ट्रैक्ट हुआ होगा, y1 में से y1 सब्ट्रैक्ट हुआ होगा और z1 में से z1 सब्ट्रैक्ट हुआ होगा, तब जा करके ये 0 0 0 हो गए होंगे। यानी इसी तरीके से यहाँ पर स्पेस में जितने भी पॉइंट होंगे सब पर इफेक्ट आएगा। क्या इफेक्ट आएगा, x के कोऑर्डिनेट में x1 सब्ट्रैक्ट होगा, y के कोऑर्डिनेट में y1 सब्ट्रैक्ट होगा, z के कोऑर्डिनेट में z1 सब्ट्रैक्ट होगा, यानी q का जो नया कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बन जाएगा, x2 में से x1 सब्ट्रैक्ट होगा, y2 में से आपका y1 सब्ट्रैक्ट होगा और z2 में से z1 सब्ट्रैक्ट होगा। यानी ये जो आपके पास आया x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये नया कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाए, पॉइंट हो जाएगा उसका। देखिए देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट Q विद रिस्पेक्ट टू न्यू ओरिजिन, यानी इस न्यू ओरिजिन के रिस्पेक्ट में Q के जो कोऑर्डिनेट हैं वो बन जाएंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। किसी के भी कोऑर्डिनेट आप इस कंसेप्ट से लिख सकते हैं, कोई भी पॉइंट पता है तो न्यू ओरिजिन जब हम लेंगे तो सब्सट्रैक्शन अकॉर्डिंगली कर देंगे। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो इसमें देखिए एक स्फेयर लिया जाता है, स्फेयर लेने के साथ साथ इसमें 3 पैरामीटर को ऐड करते हैं हम लोग, जिसमें कि एक रेडियस ऑफ द स्फेयर है, एक एंगल थीटा है और एंगल फाई है। कार्टेशियन सिस्टम के कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड, और यहाँ पर जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे आर, थीटा और फाई। अब थीटा क्या है, थीटा यहाँ पर जेड एक्सिस और जो सरफेस पर पॉइंट पी है स्फेयर के उसके बीच का जो ये एंगल है, और एक्स एक्सिस ओरिजिन और जो परपेंडिकुलर पी से हमने यहाँ पर एक ड्रॉप किया हुआ है प्लेन एक्स वाई पर, उसके बीच का एंगल हमने यहाँ पर ले रखा है फाई। और रेडियस ओ पी, सेंटर ओ से, स्फीयर का सेंटर ओ है, ओ से लेकर के पी तक के बीच की दूरी जो है ओ पी इज इक्वल टू आपकी आर है। तो आइए देखते हैं डिटेल, और इसमें एक्स वाई जेड में क्या रिलेशन है ये भी आप देखेंगे। तो देखिए लेट एक्स डैश ओ एक्स ओ डैश वाई एंड z dash oz be the set of rectangular axis, let p be a point in the space। स्पेस का मतलब यहाँ पर है कि स्फेयर के ऊपर एक पॉइंट आपने ले रखा है स्फेयर पर, ठीक है, स्पेस में जो पॉइंट की बात कर रहे हैं। ड्रॉप pn परपेंडिकुलर फ्रॉम p टू द xy प्लेन, यहाँ पर हमने क्या किया, p से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है xy प्लेन पर, जो कि n पर आकर के ड्रॉप हो रहा है। फ्रॉम P टू द XY प्लेन, सपोज OP इज इक्वल टू R, यानी रेडियस जो इसकी OP है वो हमने R ली हुई है। एंगल ZOP इज इक्वल टू थीटा, ZOP इज इक्वल टू थीटा लिया गया है।
ZOP थीटा XON इज इक्वल टू फाई। एक बार आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पर कि ये एंगल जो हम लोगों ने लिया है वो ZOP की जो वैल्यू ली गई है वो एंगल थीटा है और x एक्सिस और ON एंगल फाई है। इसमें थीटा का वेरिएशन होगा, यानी अगर हमारा P पॉइंट Z पर है, ऊपर टॉप पर है, यहाँ पर Z एक्सिस के अलोंग, तो यहाँ से लेकर जब नीचे निगेटिव वाले की तरफ जाएगा, यहाँ पर होगा आपके पास Z डैश, तो इसका जो टर्निंग है वो थीटा की 0 से लेकर के पाई तक है। यानी थीटा को जो वेरिएशन होगा थीटा का 0 से पाई तक। और फाई एक्चुअली में ये एंगल है, अगर आप ध्यान से देखें तो जो ON x एक्सिस के साथ बना रहा है, ON x एक्सिस है, तो ये पूरा रोटेट कर जाएगा ऐसे करके, यानी 0 से लेकर के 2 पाई तक। और रेडियस r, जो ये r है, ये 0 से स्टार्ट है, मतलब स्फीयर 0 रेडियस का, यानी बिल्कुल निग्लिजिबल हुआ। और जैसे जैसे r आप बढ़ाते जाएंगे अप टू इन्फिनिटी एक्सपैंड करता जाएगा। जैसे कि आप ब्रह्मांड की बात करें, स्पेस की बात करें, तो कोई लिमिट नहीं है उसकी, तो रेडियस r कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए तो लिखा है मेजर्ड पॉजिटिवली इन द डायरेक्शन शोन बाय एरोज इन द फिगर, द क्वांटिटीज आर थीटा फाई। ये जो 3 क्वांटिटी आप देख रहे हैं इसमें आर थीटा फाई, आर लिखा है, थीटा है और एक आपका फाई है, 3 क्वांटिटीज हैं। जैसे कि कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है कि एक्स वाई और जेड होता है, इसमें आपके पास आर थीटा फाई है। तो इन्हें कहते हैं हम लोग spherical coordinates, are called spherical polar coordinates of P and denoted by r theta phi, where r की वैल्यू 0 से ज़्यादा है लेकिन कोई लिमिट नहीं है उसकी। थीटा मैंने बताया आपको 0 से पाई के बीच, और फाई जो कि रोटेट करेगा ऐसे XY प्लेन के पैरेलल ही रहेगा, तो उसको आप लिखेंगे 0 से 2 पाई। द रिलेशन बिटवीन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर, अब ये आपको याद रखना होगा, वैसे तो इसका एक प्रूफ भी होता है लेकिन प्रूफ चूंकि जनरल एग्जाम में आता नहीं है, तो इसे आप फार्मूले को डायरेक्टली याद कर लीजिए कि x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई। ध्यान देंगे, याद कैसे करेंगे, आर साइन थीटा दोनों में कॉमन है, देखिए आर साइन थीटा और आर साइन थीटा, x के साथ कॉस फाई है और y के साथ साइन फाई है, तो x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, और z में जैसे ये आर साइन थीटा था तो ये कॉस बन जाएगा, z इक्वल टू आर कॉस थीटा। इसमें फाई नहीं आता क्योंकि वर्टिकल निकालते हैं, ज्योमेट्री लगाएंगे तो निकल भी आएगा, बट इसे आप याद कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर के इक्वल है, और टेन थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड, और टेन फाई इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, वो सब इसी ज्योमेट्री से निकालेंगे तो पूरा आपका ये आ जाएगा। तो आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यानी अभी जो सरफेस हम लोगों ने कंसीडर की थी वो एक स्फीयर है, अब जो सरफेस कंसीडर कर रहे हैं वो हमारा एक सिलेंडर है। सिलेंडर में भी वही बात कि अगर कोई सिलेंडर है, सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो उसकी रेडियस होगी सेंटर से लेकर सरफेस तक के बीच की दूरी, अभी जितनी भी चाहे हो सकती है। तो यहाँ पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हम लोग रेडियस को रो से डिनोट करेंगे, और जो एंगल होगा, यानी ये एन देख रहे होंगे आप यहाँ पर, ये एंगल हमने लिया हुआ है एन, ये यानी वही एक्स एक्सिस कह सकते हैं, एक्स ओ क्यू कह सकते हैं ये एंगल, ये फाई है, यानी सर्कुलर एंगल 0 से लेकर के 2 पाई तक। और सरफेस पर अगर कोई पॉइंट है तो इसको हम आर ले रहे हैं, डिस्टेंस ले रहे हैं, यानी कि पी की जो वेक्टर एंगल यानी वेक्टर डिस्टेंस जिसे कह सकते हैं वो हमने यहाँ पर आर ली हुई है। ठीक, ये हमारा वेक्टर पोजीशन की वजह से लिया गया है आर। वैसे आर का इसमें कोई खास यूज़ है नहीं, क्योंकि आप कार्टेशियन और पोलर में जा रहे हैं। पोलर कौन से, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स कहिए या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो रो जो है वो रेडियस है जो कि बाहर की तरफ से है, ये जो रो दिखाई दे रहा है एक्चुअली ये डायरेक्शन शो कर रहा है आपका, और ये एंगल हो गया फाई। तो इसमें जो आपके कोऑर्डिनेट्स बनते हैं वो बनते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में रो, फाई और जेड। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, कार्टेशियन सिस्टम है आपके पास एक्स वाई और जेड, और आपके जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो है रो, फाई और जेड। जेड यानी कि इसकी हाइट माइनस इन्फिनिटी से लेकर के नीचे से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ली जाती है, जेड का वेरिएशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक लिया जाएगा। फाई का रोटेशन 0 से 2 पाई लिया जाएगा। रो यानी रेडियस जो है वो 0 से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक चले जाएंगे आप। ठीक, ये हमने आपको बताया सारी बातें। अब देखिए इसमें अगर हम
इसके कोऑर्डिनेट की बात करें p के, और इसका हम अगर कोऑर्डिनेट लेते हैं, मान लीजिए p का कोऑर्डिनेट x, y और z लिया जाए, तो फुट परपेंडिकुलर जब आप यहाँ पर करेंगे तो ये आएगा q का कोऑर्डिनेट x, y और 0 आ जाएगा। ठीक, तो अगर यहाँ एक ट्रायंगल बनाएंगे पाइथागोरस से, ये 90 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करने पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रो स्क्वायर के। तो ये एक रिलेशन है कि रेडियस का स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होता है, या रो इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू रो कॉस फाई, वाई की वैल्यू रो साइन फाई, और फाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये फार्मूले यहाँ भी लिखे हैं और यही फार्मूले यहाँ पर हमने ऊपर भी लिख दिया है आपके लिए, इन्हें आपको याद रखना है। द रिलेशन बिटवीन द सिलेंड्रिकल एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर एक्स इज इक्वल टू रो कॉस फाई, वाई इक्वल टू रो साइन फाई, एंड z तो z ही रहेगा, z के लिए कोई अलग से रिलेशन नहीं होता है, और रो स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और tan फाई इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा आपको। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इन्हें आपको याद रखना है सारे फार्मूलों को, जिससे कि आप MCQ प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो उस समय कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब यहाँ जो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स की बात हो रही है वो 3 डायमेंशनल की हो रही है, यानी अगर आपके पास ये x एक्सिस, ये ओरिजिन, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, और 2 पॉइंट ले लिए जाए PQ, जैसे ये पॉइंट आपने P लिया, ये पॉइंट आपने Q लिया, और इनके बीच की दूरी को थोड़ी देर के लिए अगर आप d से भी डिनोट कर देते हैं, और इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2, q के हैं x2 y2 z2। तो जो PQ डिस्टेंस है, ये जो लिखी हुई है PQ इज इक्वल टू डी भी कह सकते हैं, और किसके इक्वल है अगर ध्यान से देखें आप, तो ये हो रहा है आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और रूट में ही आप ऐड कर देंगे z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। वैसे यह लिखा भी हुआ है, इसे याद कर लेंगे आप। और द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो ये देख लिया, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड द ओरिजिन, यानी अगर ओरिजिन से बीच की दूरी निकालनी हो आपको, ये OP, अगर आपको OP निकालना हो तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि ओरिजिन पर जो कोऑर्डिनेट है वो तो 0 0 0 हो जाएगा। तो OP हमेशा याद रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो आई थिंक ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा आपको। अब आइए अगले में, सेक्शन फार्मूला। ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का चैप्टर है आपका, कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें सारे फार्मूले ही हैं आपके। देखिए ध्यान से, अगर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप हैं, वही जैसे कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस लिया आपने, ये z एक्सिस, और यहाँ 2 पॉइंट लिया आपने, एक पॉइंट P लिया और एक पॉइंट Q लिया। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट से आर डिवाइडिंग इंटरनली। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट R है और इसको डिवाइड कर रहा है रेशियो में, इसकी लेंथ कितनी है m और इसकी लेंथ कितनी है n, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स लिए x बार, y बार और z बार, ये x बार, y बार, z बार किसके कोऑर्डिनेट हैं, जो पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ठीक, तो x बार की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, mx2 प्लस nx1। q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x2, y2 और z2, और p के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1, y1 और z1। ध्यान रखिएगा, mx2 यानी m यहाँ होगा तो x2 ये होगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस 1 जोड़ देंगे। अगर x बार याद हो गया तो उसी तरीके से आपका y बार और z बार भी याद कर लेंगे आप। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। अब मान लीजिए मिड पॉइंट की अगर बात करें तो उस स्थिति में m और n क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, m इक्वल टू n हो जाएगा। अगर मिड पॉइंट की बात की जाएगी तो m इक्वल टू n। अब मान लीजिए इसमें आप रख देते हैं m इक्वल टू n, तो x बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mx2 प्लस mx1, यानी यहाँ तो 1 ही रहेगा आपके पास। ठीक, अपॉन में m प्लस n की जगह क्या हो जाएगा, m प्लस m हो जाएगा, m कॉमन ले लीजिए और m आपका कैंसिल हो जाएगा कॉमन होकर के, तो x1 ये हो जाएगा 1 प्लस 1, यानी कि क्या बन जाएगा, x2 प्लस x1 अपॉन 2। तो आई थिंक इस बार समझ में आ गया होगा मिड पॉइंट, यानी दोनों पॉइंट्स को जोड़ करके हाफ कर देंगे। इसी प्रकार से मिड पॉइंट में जो y बार है वो y1 प्लस y2 अपॉन 2, और z जो है वो आपका z1 प्लस z2 अपॉन 2 हो जाएगा। तो आई थिंक मिड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
अगर रेशियो m/n λ/1 है तो ये हो जाएगा x1 प्लस लैम्डा x2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, y बार y1 प्लस लैम्डा y2 अपॉन z प्लस 1 लैम्डा प्लस 1 और z बार इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा z2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा। तो ये फार्मूले हैं ना, याद कर लेना है आपको। If the ratio m/n is positive, then the point R divides PQ internally, and if it is negative, then divides PQ externally. अब एक एक्सटर्नली डिवीजन भी होता है जब इनका डिफरेंस जो है निगेटिव आ जाए। जैसे मान लीजिए पॉइंट है आपके पास, देखिए ध्यान से, ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, और एक पॉइंट आपने बाहर लिया, इसीलिए इसको हम डॉट डॉट बना रहे हैं। ये R है और ये X बार, y बार और ये z बार। यहाँ पर क्या है कि m की लेंथ यहाँ से यहाँ तक की है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पी आर है जो कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है वो m है, राइट, और जो क्यू आर है उसकी वैल्यू आपकी n है, क्यू आर यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, राइट। तो ये डिस्टेंस जो आपकी आ रही है वो कितनी हो जाएगी, m माइनस n हो जाएगी। तो जो फार्मूला लगेगा इसमें, यानी x बार जो निकालेंगे आप, वो कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट r, x बार, y बार, z बार, which divides the join of the line joining the points P and Q externally in the ratio m/n/r, x bar equal to mx2 minus x1 upon m minus n, y bar my2 minus ny1 upon m minus n और m z2 minus n z1 upon m minus n। तो इस फार्मूले को भी आप याद कर लेंगे। इसमें एक्सटर्नली डिवीजन का आएगा और इनका डिफरेंस जो है वो, यानी कि रेशियो जो है वो निगेटिव होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। लेंथ तो निगेटिव नहीं होती है लेकिन इसमें m ग्रेटर देन n है आपका एक्सटर्नली की वजह से। आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें है द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल एंड सेंट्रोइड ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन। एक ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, और ये पॉइंट्स हैं a b c, देखिए 3 लिखे हुए हैं a b c। तो इनका जो सेंट्रोइड होगा, सेंट्रोइड यहाँ g से डिनोट करते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x के तीनों ऐड कर दीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। बस याद करना है, आपने बेसिक भी पढ़ा होगा, 11th-12th में भी ये फार्मूले रहे हैं आपके पास, याद होंगे ये, बस ऐड करके डिवाइड करना है। इसी तरीके से अगर आपके पास 4 फलक हैं, फलक माने जैसे त्रिकोण बनाते हैं त्रिभुज, तो वो तो प्लेन में बन जाता है, एक ही होता है इसका प्लेन, एक आएगा। इसमें 4 प्लेन आ जाते हैं क्योंकि इसमें 4 पॉइंट होते हैं, टेट्राहेड्रॉन कहते हैं उसको। उसमें क्या होता है, ए बी डी भी बनेगा एक प्लेन बनेगा आपके पास, ए सी डी भी बन जाएगा आपके पास, राइट। एक बन जाएगा आपके पास ए बी सी बन जाएगा, और एक बाहर से आप देखिए तो बी डी सी बन जाएगा। पॉइंट 4 है, इसी तरीके से 4 प्लेन बनते हैं, इसमें से टेट्राहेड्रॉन कहते हैं। तो इसके वर्टिसेस हैं ए बी सी और डी। कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स क्या हैं इनके, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 और x4 y4 z4। तो इनका अगर हम लोग सेंट्रोइड निकालेंगे, ये है सेंट्रोइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन, तो x के सारे ऐड कर दीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4 आ जाएगा। इसी तरह y के ऐड करिए और z के कर दीजिए, निकलेंगे 3 ही। कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे वो आपके x एक्सिस के, y एक्सिस के और z के, यानी कि x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट। लेकिन जोड़ेंगे आप चारों के, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 अपॉन 4, z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 अपॉन 4। आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसे याद कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। मिड पॉइंट अभी से पहले भी हम बता चुके हैं कि अगर आपको 2 पॉइंट पता हैं, एक पॉइंट P और एक Q, तो इसका अगर मिड पॉइंट निकालेंगे तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2 हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, मिड पॉइंट बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है कि अगर एक कोई हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, हाँ यहाँ ध्यान देना है कि पैरेललोग्राम कब होगा, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, यानी कि 10th 11th में पढ़ा हुआ, ये ऐसे हो जाता है, ये पैरेललोग्राम है, यानी कि इसमें क्या है कि ए बी सी डी। तो ध्यान देंगे कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, यानी ये लाइनें जो हैं आपस में बराबर रहेंगी, बी सी और जो ये ए डी है ये आपस में बराबर रहेंगे, ठीक। और इसमें डायगोनल बराबर नहीं होते हैं, अगर ध्यान से देखें तो बी डी डायगोनल ज़्यादा है और ए सी डायगोनल कम है, ठीक। फिर आगे क्या कह रहे हैं, रोम्बस किसे कहेंगे, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू, अब ये चारों बराबर हो जाएं लेकिन रहे पैरेललोग्राम जैसे ही, ठीक है, यानी ये फिगर बन जाए आपका कि ऐसे आ जाए पूरा इस तरीके से, ए बी सी और ये आपका
ए बी सी और डी, लेकिन ये चारों ही आपके जो होंगे वो बराबर होंगे। ठीक, रेक्टेंगल कब हो जाएगा, यही रेक्टेंगल बन जाएगा अगर आप ध्यान से देखें, लेकिन ये रेक्टेंगल ऐसे बनेगा इस तरीके से कि आपका साइड जो होगा यानी आमने सामने तो बराबर होगा ये दोनों, और साथ ही साथ इसकी क्या पहचान है, ए बी सी और डी कि इसके डायगोनल्स भी जो है वो आपके इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए लिखा ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए डी बी सी इज इक्वल टू ए डी, एज वेल एज ए सी यानी एक डायगोनल बराबर जो है बी डी डायगोनल। तो ये आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। स्क्वायर, अब बहुत सिंपल है स्क्वायर तो आप जान ही रहे हैं, पढ़ा भी हुआ है कि स्क्वायर जो होता है उसमें चारों साइड तो इक्वल है ही, यानी a इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी तो है, साथ ही साथ जो इसके डायगोनल्स हैं यानी कि ए सी और बी डी वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। बस एक लास्ट है एक ट्रायंगल। अब ट्रायंगल जो है वो भी इक्विलैटरल कब होता है, क्योंकि आगे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं इस तरीके के, तो ध्यान से समझेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होता है जिसमें ए बी सी तीनों साइड जो है वो आपस में बराबर होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा अगर कोई दो साइड इक्वल हो जाए, दो इक्वल हो जाए और एक इक्वल ना हो। ठीक, जैसे मान लीजिए आपने ये बनाया, सपोज कर लीजिए कि आपकी ये दोनों इक्वल हैं, ठीक, ये अलग है, तो इस तरह के ट्रायंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल कब कहलाता है, ये तो सबको पता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हुई है कि अगर हमारे पास ये ए बी और सी है तो ये जो ए सी डायगोनल आप बना रहे हैं इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर्स के सम के बराबर हो जाएगा, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड के बराबर हो जाए तो ये आपका जो है राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तो आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए, लगभग ये 12-13 पॉइंट हैं। इन्हें अच्छी तरीके से आप वीडियो देखिए 1 से 2 बार और राइटिंग भी करिए जिससे आपको ये याद हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे इन पर बेस्ड MCQ। तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके और वो कंसेप्ट्स को अच्छी तरीके से समझ सके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसके नोट्स के PDF के लिंक भी दे रखा है, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।